हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुरैया शाहीन। और इसका मैंने एक पार्ट बना दिया है। जून 2019 के ये क्वेश्चंस है। तो 15 तक मैंने आपको पार्ट 1 में कवर कर चुकी थी, सॉल्व कर दिया था। 16 से हम आज डील करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन वी हैव पेरिफ्रेसिस विच इज़ अ राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीच राइटिंग इज also known as. First option is synecdoche, second option is allusion, third option is understatement, fourth option is circumlocution. Right? जो पेरीफ्रेसिस है वह क्या है? पेरीफ्रेसिस एक्चुअली ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड पेरीफ्रेजीन विच मीन्स टॉकिंग अराउंड, यानी कि घुमा फिरा के बातें करना, उसके अराउंड में बातें करना. इट इज़ अ स्टाइलिश डिवाइस दैट कैन बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ एक्सेसिव एंड लॉन्गर वर्ड्स टू कन्वे अ मीनिंग, यानी कि कोई भी लॉन्गर वर्ड्स में उसका यूज़ करके किसी भी मैसेज को, मीनिंग को समझाने के लिए यूज़ करना. राइट? सो पेरिफ्रेसिस इज अराउंड अबाउट वे ऑफ स्पीच विच इज़ आल्सो नोन एज. इसको और भी क्या कहा जाता है? इसे हम सर्कमलोकेशन भी कहते हैं. राइट? सो 16 का आपका डी आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1-2 हर साल पूछे जाते हैं. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी किसी राइटर की डेथ या बर्थ, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है. राइट? So the death of Shakespeare, second is accession of James I to the English throne, third is Caxton and printing press, and fourth is the Norman conquest of England. Right? तो यहाँ मैंने आपका डेट यहाँ पे मेंशन मैंने कर दिया है. जैसे डेथ ऑफ शेक्सपियर 1616 में हुआ था. एक्सेशन ऑफ जेम्स फर्स्ट टू इंग्लिश थ्रोन 1603 में हुआ था एक्सेशन. प्रिंटिंग प्रेस 1476 में आई थी. एंड नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड का टाइम है 1066. राइट? सो इस वे में आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आप इसको डेकोरेट करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए. राइट? सो 17 का ए हो जाएगा आंसर 4, 3, 2, 1 करके. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द म्यूज ऑफ हिस्ट्री इज अ क्लासिक पोस्ट कॉलोनियल एसे बाय. जो म्यूज ऑफ हिस्ट्री है वह क्लासिक पोस्ट कॉलोनियल एसे है. उसको किसने लिखा? फर्स्ट ऑप्शन इज गुगी वो थिएंगो, सेकेंड ऑप्शन इज चिनुआ अचेबे, थर्ड ऑप्शन इज विल्सन हैरिस, फोर्थ ऑप्शन इज डेरेक वॉलकॉट. राइट? So you must know that it is a classical post-colonial essay by Derek Walcott. You must know that Derek Walcott received Nobel Prize in 1992 and is currently professor of poetry. He was and at the University of Essex at that time, and his works include Homeric poem Omerus. Right? So ये correct answer would be here. 18 का आपका D हो जाएगा. Next question is 19. Do I contradict myself? Very well then, I contradict myself. I am large, I contain multitudes. The above lines are from. First option is Walt Whitman. Second option is Edgar Allan Poe. Third option is Ralph Waldo Emerson. And fourth option is John Greenleaf Whittier. So आपको पता होना चाहिए कि ये वाली जो लाइन है, ये डू आई कंट्राडिक्ट माई सेल्फ, यह है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ. यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इस पोएम का नाम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ. और ये किसने लिखा? दिस पोएम इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन. राइट? वॉल्ट विटमैन एक पोएट है. दिस पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड विदाउट सेक्शंस एट द फर्स्ट of 12 untitled poem in the first 1855 editions of Leaves of Grass में. राइट? सो ये आपका 19 का आंसर हो जाएगा ए. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 नंबर क्वेश्चन वी हैव वर्सेस ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट वाज रिटन बाय. किसने लिखा था? फर्स्ट ऑप्शन इज जोनाथन स्विफ्ट, सेकेंड ऑप्शन इज अलेक्जेंडर पोप, थर्ड ऑप्शन इज सैमुअल जॉनसन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज James Boswell. Right? So your correct answer would be Jonathan Swift. Verses on the death of Dr. Swift. It was written by Jonathan Swift. And Jonathan Swift wrote the poem Verses on the Death of Dr. Swift just to describe what his contemporaries' reaction to his death will probably be. Why wait until you die to describe your own funeral. Right? So Jonathan Swift answered by writing a verse on his own death. He has written this verse on his own death. Right? So आपका 20 नंबर का आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा जोनाथन स्विफ्ट.
अब क्वेश्चन नंबर 21, मैच द फॉलोइंग एलिसीज विद द पर्सन्स ऑफ फॉर whom they were written, राइट। ये जो एलिजीज है ये किसके लिए लिखे गए हैं, राइट। तो फर्स्ट इज लिसिडस, सेकेंड इज लिसिडस, थायरसिस, इन मेमोरियन एंड एडोनिस, राइट। सो ये किसने किसके लिए लिखा है, इसमें आपको मैच करके आपको आंसर देना है। तो आपको पता होना चाहिए कि लिसिडस जो है यह रिटन बाय मिल्टन, मिल्टन ने लिसिडस को लिखा था और मिल्टन डिस्क्राइब्स, और यह एक पेस्टोरल एलिजी है लिसिडस, और मिल्टन डेडिकेटेड दिस पोएम टू हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग, राइट। यह एडवर्ड किंग पे मिल्टन ने लिखा था, राइट। नेक्स्ट इज here we have Adonis. Adonis is a pastoral poem elegy written by Percy Bysshe Shelley in 1821. 1821 में इसने लिखा था, पीबी शेली ने एडोनिस ऑन द डेथ ऑफ जॉन किट्स पे लिखा था, राइट। किट्स पे लिखा था। और इन मेमोरियन इज रिटन बाय टेनिसन फॉर हिज कैम्ब्रिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलन, राइट, हु डाइड इन 1833. And the last is here Thyrsis. Thyrsis is written by Matthew Arnold in 1865 and for his friend Arthur Huxley, right, who died in 1861. So इस तरह से आपका आंसर सी हो जाएगा, राइट। 1 का 6 हो जाएगा, 1 का आपका 6 हो जाएगा, फिर 3 का 8 हो जाएगा, 5 का 4 एंड 7 का 2. सो इस तरह से आपका ये 21 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब हम 22, प्लेइंग इन द डार्क बाय टोनी मॉरिसन इज अ सीरीज ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑन, फर्स्ट ऑप्शन इज जैज म्यूजिक, सेकेंड ऑप्शन इज डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, थर्ड ऑप्शन इज witness and the literary imagination, fourth option is black American folklore, right. So playing in the dark focuses primarily on the literary imagination of European Americans and how it has been impacted by the coexistence of Africans and Europeans in the country, right. So here your correct answer would be black American folklore. So playing in the dark by Toni Morrison is a series of reflections on black American folklore. So आपका 22 नंबर क्वेश्चन का ही आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ही इज नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ही इज एन एग्जाम्पल ऑफ. So brightest in the world, sorry, he is not the brightest man in the world, is an example of, first option is chiasmus, second option is hyperbole, third is litotes and fourth is simile, right. So you must know that it is an example of litotes. And what is litotes? Litotes is a literary form of understatement, right, the assertion of affirmative by negative, यानी किसी भी चीज़ को निगेट करके बोलना, जैसे he is not the brightest man in the world. So इसको निगेट करके बता रहा है by negating the meaning. So ये करेक्ट आंसर 23 का आपका लिटोट्स हो जाएगा. 24 क्वेश्चन नंबर, द टर्म ऑरिजिन ऑफ एक्सपेक्टेशंस इज एसोसिएटेड विथ, ये टर्म किससे एसोसिएट है? फर्स्ट ऑप्शन इज वुल्फगैंग आइजर, सेकेंड ऑप्शन इज स्टैनली फिश, थर्ड इज हैरोल्ड ब्लूम एंड फोर्थ इज H.R. Joss. So you must know that the phrase origin of expectation is a term, it is term fundamental to Germanic academic Hans Robert Joss's reception theory, यानी इसे हैंस रॉबर्ट, यहाँ पे मैंने लिख दिया है हैंस रॉबर्ट जॉस जो है ये इसके रिसेप्शन थ्योरी है, राइट. सो आपका करेक्ट आंसर यहाँ 24 का डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, द फॉलोइंग राइटर्स हैव समथिंग इन कॉमन, ये सारे राइटर्स हैं जिसमें कुछ कॉमन है, वो आपको ढूंढना है, वो बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग. So your first option is that they are all Victorian. Second option is they are all writers of children's fiction. Third option is they are all member of one literary guild. And fourth option is they are all travel writers.
तो आपको यहाँ पे क्या है, मैरी सिकोल, जे फ्राउड, मैरी किंग्सले, एंथोनी ट्रोलोप। तो ये सब, इन सब में कॉमन क्या है, कॉमन यही है कि ऑल दिस राइटर्स आर विक्टोरियन राइटर्स, राइट। सो दे आर ऑल विक्टोरियन राइटर्स। और क्या है, सो एंड दे कैन बी क्लासिफाइड अंडर ट्रेवल और एडवेंचर राइटर्स, राइट। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1 और 4, यानी ये ट्रेवल राइटर्स में भी आते हैं, विक्टोरियंस में आते हैं। तो ऑप्शन 1 और 4, तो ऑप्शन 1 और 4 किस में है, आपका डी में है। तो आपका 25 का आंसर आपका डी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमीडिएट सोर्स ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोस डॉक्टर फॉस्टस इज। इसका डॉक्टर फॉस्टस जो है, क्रिस्टोफर मार्लो का जो डॉक्टर फॉस्टस इज वो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज हेयर अ फ्रेंच नैरेटिव, सेकेंड ऑप्शन इज अ डच नैरेटिव, थर्ड ऑप्शन इज अ जर्मन नैरेटिव एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द एबव। सो आपको पता होना चाहिए द सोर्स ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो डॉक्टर फॉस्टस इज अ जर्मन वर्क हिस्टोरिया वॉन दी। सो आपको इसलिए यह एक जर्मन नैरेटिव हो जाएगा। सो 26 का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट। आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट से कौन एसोसिएट है। फर्स्ट ऑप्शन इज लेडी ग्रेगरी डब्ल्यू बेयर्स, जे एम सिंह। सेकेंड ऑप्शन इज जोनाथन स्विफ्ट, आर बी शेरिडन, जी बी शॉ। थर्ड ऑप्शन इज डब्ल्यू बी येट्स, जे एम सिंह, जी बी शॉ। फोर्थ ऑप्शन इज डब्ल्यू बी येट्स, पैट्रिक जी कावानाग एंड सीमस हैनी। सो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है लेडी ग्रेगरी, डब्ल्यू बी येट्स एंड जे एम सिंह। तो ये जो है आपका, ये है दे आर एसोसिएट विद द आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट। तो आपका 27 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म डायस्पोरा वाज ओरिजिनली अप्लाई टू द फॉलोइंग एथनिक ग्रुप। जो डायस्पोरा है वह अप्लाई किया गया था किस एथनिक ग्रुप के लिए। फर्स्ट ऑप्शन इज जूस, सेकेंड ऑप्शन इज मुस्लिम्स, थर्ड इज हिंदूज, फ्रेंच कैनेडियंस। जो डायस्पोरा वाज ओरिजिनली अप्लाइड टू द फॉलोइंग एथनिक ग्रुप। सो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे जूस हो जाएगा, क्योंकि द जूस डायस्पोरा और एग्जाइल टू विच द टर्म वाज ओरिजिनली अप्लाइड रेफर्स टू डिस्पर्सन ऑफ इजराइलिट्स, राइट। सो आपका 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सिटी वीट। इसमें से कौन सा यूनिवर्सिटी वीट नहीं है राइटर में। तो आपको यूनिवर्सिटी वीट के अंदर जितने भी राइटर्स आते हैं उनको आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज क्रिस्टोफर मार्लो, जॉर्ज पील, बेन जॉनसन एंड रॉबर्ट ग्रीन। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है जो क्रिस्टोफर मार्लो, जॉर्ज पील एंड रॉबर्ट ग्रीन, ये तीनों यूनिवर्सिटी वीट के अंदर आते हैं, बेन जॉनसन नहीं आते हैं। तो आपका 29 का आंसर बेन जॉनसन हो जाएगा। ही इज नॉट अ यूनिवर्सिटी वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ पर्सन हैज वुडन लेग वी आर एप्ट टू से ही हैज अ वुडन लेग। नाउ दिस वुडन लेग इज, यह वुडन लेग है वह क्या है, राइट। सो आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों को। इसमें फर्स्ट इज लिटरल है, दूसरा मेटाफोरिकल है, थर्ड इज एम्बिगस एंड फोर्थ नाइदर लिटरल नॉट मेटाफोरिकल, राइट। सो इस इन द above statement wooden leg has a literal sense, although wooden leg is a phrase which originates from the tale of pirates. So this term is used for someone who drinks a lot, right. This is used for someone who, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, means for someone who drinks a lot. So your correct answer would be here B, right, B. So B फर्स्ट इज करेक्ट, यानी कि लिटरल मीनिंग, राइट। सो ये करेक्ट आंसर वुड बी 30 का आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा लिटरल, राइट। बी आंसर हो गया आपका। फिर हम आते हैं 31 नंबर, प्रोसोडी स्टडीज। प्रोसोडी स्टडीज करता है लाइन एंडिंग्स, मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, पैटर्न्स ऑफ प्रोज, मैट्रिक्स। किसका करता है यह। Prosody actually signifies the systematic study of versification in poetry, right? That is principles of and practice of meter, rhyme and stanza forms, right? So आपका correct answer हो जाएगा D. Prosody studies actually metrics, right? So ये correct answer would be D है। यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, it is a study of poetic meter and of the art of versification, right? तो 31 नंबर का मैट्रिक्स हो जाएगा।
32 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर जैकोबियन प्ले। इसमें से कौन सा मेजर जैकोबियन प्ले है? फर्स्ट एवरीमैन, गोरबोडक, रोमियो एंड जूलियट, द डचेज ऑफ माल्फी। तो आपको पता होना चाहिए डचेज ऑफ माल्फी जो है वो ट्रेजिक प्ले है बाय इंग्लिश ड्रामेटिक जॉन वेबस्टर। सो यही जो है यह मेजर जैकोबियन प्ले इसी को माना जाता है। सो ये करेक्ट आंसर वुड बी द डचेज ऑफ माल्फी। 32 का आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर Question number 34. What century is variously called the age of enlightenment and the age of sensibility? The Augustan age and the age of prose and reason. Right? The age of prose and reason. First option is 16th century, 17th century, 18th century, 19th century. काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन कई बार स्टूडेंट्स इसमें मिस कर जाते हैं। तो ये जो सेंचुरी है एज ऑफ इनलाइटमेंट, एज ऑफ सेंसिबिलिटी एंड द ऑगस्टन एज एंड द इसको ऑगस्टन एज और एज ऑफ प्रोज एंड रीजन भी कहते हैं। कौन सा एज है? यह आपका 18th सेंचुरी एज है क्योंकि 18th सेंचुरी इन इंग्लिश लिटरेचर इज ऑल्सो नोन एज ऑगस्टन एज, न्यू क्लासिकल एज और द एज ऑफ रीजन। और मैथ्यू अर्नोल्ड कॉल्ड इज एज ऑफ रीजन, प्रोज एंड रीजन। आपको ये चीज़ आपको ध्यान में यहाँ रखना है। तो 34 का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज़ द कॉमन टू द फॉलोइंग पोएम्स? इसमें क्या है फॉलोइंग, इसमें कॉमन क्या है? राइट। सो वर्ड्सवर्थ का रिक्लूस, सेलिस का द ट्रम्प ऑफ लाइफ, बायरन्स का डन जोआ, किड्स का हाइपेरियन। इन सब में क्या कॉमन है? कॉमन ये है कि दे आर ऑल अनफिनिश्ड पोएम्स। ये सारे के सारे अनफिनिश्ड पोएम्स हैं। तो कई बार कोई जो पोएम्स या कोई भी वर्क अगर अनफिनिश होता है तो ये ज़रूर आप याद में रखें क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 35 का बी हो जाएगा, दे आर ऑल अनफिनिश्ड पोएम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द नॉवेल द ब्राइट बुक ऑफ लाइफ? D.H. लॉरेंस, जेम्स जोयस, वर्जीनिया वुल्फ, अल्डस हक्सली। कोटेशन भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा D.H. लॉरेंस ना, ही कॉल्ड द नॉवेल द ब्राइट बुक ऑफ लाइफ। सर यू नो द D.H. लॉरेंस was an English novelist, poet, playwright, literary critic and painter. So your correct answer would be here D.H. लॉरेंस 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपनेस इज ऑल इज अ लाइन फ्रॉम। यह कहाँ, ये कोटेशन कहाँ से है? हैमलेट, किंग लियर, अथेलो, मैकबेथ। ये तो शेक्सपियर ने ही लिखा है ये चारों बुक, लेकिन इसमें से कौन सी शेक्सपियर के बुक से ये कोटेशन है डीपनेस इज? तो ये आपका किंग लियर से है, शेक्सपियर के किंग लियर ट्रेजेडी से है। एक्ट 5 सीन 2 में है ये, मेन मस्ट इंड्योर देयर गोइंग हेंस इवन इन देयर कमिंग बाय द डीपनेस इज ऑल। ये सब उसमें है डायलॉग। सो ये 37 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट इज यू आर अनंत मूर्ति समस्कारा वाज ट्रांसलेटेड बाय। यू अनंत मूर्ति का समस्कारा को किसने ट्रांसलेट किया? कई बार अब कोई भी वर्ड को ट्रांसलेट किया जाता है तो वो भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखें जब भी आप एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं। तो समस्कारा आपको पता होना चाहिए इस कनाडा प्ले बाय अनंत मूर्ति एंड A.K. रामानुजम ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश इन 1978 में। और इसका सबटाइटल भी हमने लिखा है अ राइट फॉर अ डेट। राइट। तो आपका अनंत मूर्ति का समस्कारा को किसने किया ट्रांसलेट? A.K. रामानुजम में किया है, जो कि क्या है काफ़ी फेमस राइटर है। 39 का है, एबेल विटल इज ए कैरेक्टर। एबेल विटल कैरेक्टर किसमें है? फर्स्ट ऑप्शन इज द रिटर्न ऑफ द नेटिव, सेकेंड इज मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, थर्ड इज फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, फोर्थ इज द टेस्ट ऑफ द अर्बरवेल। तो ये एबेल विटल जो कैरेक्टर है वह है मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में है और ये वर्क थॉमस हैडी ने लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये बुक है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में ये कैरेक्टर है थॉमस हैडी के। तो 39 का आंसर आपका बी हो जाएगा। थैंक यू।